करते हैं हमेशा की तरह अजान चा की बायोग्राफी में से रीडिंग जो दीपक करेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। I think I was speaking on mute. Yes. Over to you. No, we could listen to you. Okay, fine. Thanks. So I hope my screen is visible. Yes. Thank you. तो आज जो पर्टिकुलर सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे, लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन। आज जो पर्टिकुलर सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे वो सेक्शन का टाइटल है डेलीगेशन। तो एसेंशियली ये जो हम डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, डेलीगेशन होता है जैसे कि सामान्यतः जैसे अगर हम ऑफिस के एनवायरनमेंट की बात करें तो आपका बॉस आपको कुछ काम करने का दायित्व देता है या अथॉरिटी देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम मॉनेस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ रहे हैं कि किस तरीके से अजान चा अपनी मॉनेस्ट्री के अंदर डेलीगेशन करते थे। तो इसमें तो जो भगवान बुद्ध के विनय के टेक्स्ट में बात आती है कि एक तरह की कोई छोटी सी सेरेमनी होती है जिसमें संघा की फॉर्मल मीटिंग होती है, जिसमें डेलीगेशन होता है किसी भी चीज़ का। बट अजान चा ने इसको जनरली काफ़ी सिंपल रखा कि जब सारे मॉन्क्स प्रेजेंट होते थे तो वो सिंपली अनाउंस कर देते थे। किस तरह के अनाउंसमेंट आप मान सकते हैं कि मॉनेस्ट्री में होते थे काम को बंटवारे को लेके, जैसे कि मॉनेस्ट्री का कोई सेक्रेटरी होगा जो कि फ़ोन को आंसर कर रहा है, या जो भी बाहर से अगर मॉनेस्ट्री में गेस्ट आ रहे हैं या मॉनेस्ट्री में कांटेक्ट करते हैं, या स्टोर कीपर जो मॉनेस्ट्री के अंदर सारा सामान का रिकॉर्ड रखना, या फिर जैसे कि जहाँ पे उनके शायद क्लॉथ कपबोर्ड है, जहाँ पे अलमारी है, जहाँ पे मॉन्क्स के शायद कुछ एडिशनल कपड़े वगैरह रहते होंगे, या जो भी असाइनिंग लॉजिंग्स हो गया कि मॉन्क्स को जो भी कुटी पर्टिकुलर कुटी असाइन करनी है, या भी कोई भी नया मॉन्क आया मॉनेस्ट्री में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, उसको कुटी का साइन करना, या इन जनरल एक सिंपल सी चीज़ के मॉनेस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह का देख रेख करना। एंड जो एक यहाँ पे एजम्पशन मानी जाती है वो ये है कि मॉन्क्स जो हैं, ये जो सारा काम है इसको बिना अपने मन में कोई ग्रीड या कोई भेदभाव या कोई डिल्यूजन या कुछ भय के आए बिना ये सारा काम करेंगे। एंड इसके अलावा भी एक तो हो गया कि मॉनेस्ट्री में काम के डेलीगेशन की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो एक डेलीगेशन जो अजान चा ने करा वो ये करा कि कई बार मॉन्क्स को बोला कि आप टॉक दीजिए, या कभी वो जैसे कि कोई सीनियर मॉन्क उनको लगा कि सूटेबल है तो उसे ब्रांच मॉनेस्ट्री में भेज दिया, या कभी कभी वो अगर खुद जैसे उन्होंने अगर जैसे उनका सक्सेसर जैसे वो साइन करना चाहते थे अजान लियम जो कि प्रेजेंट डे में भी वट पाप मॉन्क के अबाउट हैं, तो अपनी देख रेख में उन्होंने इस तरह की कोशिश करी कि किस तरह से वो मॉनेस्ट्री को रन कर पाएंगे जब वो मान लेते हैं कि कहीं गए हुए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस में मॉन्क चा ने एक तरह का डेलीगेशन किया अपनी मॉनेस्ट्री के अंदर। एंड इसमें जो आई थिंक एक जो थीम पूरा निकल के आता है कि ओवरऑल किस तरह से जो मॉनेस्ट्री है, जो मॉनेस्ट्री में रहने वाले मॉन्क्स हैं, वो एज ए जो अपनी जो पूरी संघा है, जो कम्युनिटी है, उसकी आपस में एक तरह से देखभाल कर पाए। एंड इसका जैसे वो एक उदाहरण दे के भी बताते हैं कि जैसे मॉनेस्ट्री के अंदर अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, कुछ छोटे पेड़ होते हैं, कुछ बड़े पेड़ होते हैं, कुछ ज़्यादा झुके हुए होते हैं, कुछ काफ़ी लंबे होते हैं। तो हर तरह के
पेड़ हैं जो उनसे हर चीज़ का अपना जैसे महत्व है, तो उसी तरह से जो उन्होंने जिस काम बांटा है या असाइनमेंट करे उसका एक अपना महत्व बताया। एंड एक जो और चीज़ जो इस सेक्शन में अजान जैसारो बताना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई भी एक फॉरेस्ट मॉनेस्ट्री होती है तो उसका जो अबॉट होता है वो जनरली अपने जब तक वो उस मॉनेस्ट्री के अबॉट हैं, जब तक वो जीवित हैं, तब तक तो मॉनेस्ट्री की जो कम्युनिटी है काफ़ी फलती फूलती है। जो अबॉट है वो सबका ध्यान रखता है मॉनेस्ट्री में। बट अगर डेलीगेशन नहीं होती है तो मॉन्क के जाने के बाद जनरली मॉनेस्ट्री जो होती है वो एक तरह से निगलेक्ट हो जाती है। तो इसकी चीज़ अजान चाह को, इसका महत्व अजान चाह को पूरा पता था और उन्होंने अपने जीवन काल में ही मॉन्क्स को इस तरह का एक्सपीरियंस दिया ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आ सके और एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपस में उनके बन सके। एंड तो एक चीज़ जो और चीज़ निकल के आती है कि इस पूरे मॉनेस्ट्री में जो भी संघ है, जो सारे मॉन्क्स हैं, एंड जो संघ का महत्व है वो एक इंडिविजुअल के पर्टिकुलर महत्व से ऊपर होना चाहिए। इस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर है, इस तरह की जो एक अनस्टेटेड रूल है वो एक एस्टेब्लिश होता है। और अगर कभी कभी संघ जो है वो अगर अपनी पावर से उठ के कुछ ऐसा अगर गलत काम कर लेता है, कलेक्टिवली मिल के अगर मॉन्क कुछ ऐसा डिसाइड कर लेते हैं, देन उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में उन्होंने मॉन्क्स को समझाया या उनकी गलती का एहसास कराया। एंड इसमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंस भी आता है कि जिसमें जब अजान चाह शायद कहीं गए हुए थे और पीछे से जो पूरा संघ था मॉनेस्ट्री में, जो सारे मॉन्क्स थे, उन्होंने आपस में मिल के एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जो कि शायद सही नहीं था। तो ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंस आता है वो आता है कि शायद एक उस समय एक कोई काफ़ी सीनियर मॉन्क थे और वो शायद वो सीनियर मॉन्क जो थे उनका बिहेवियर जो थोड़ा था वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा उनमें शायद अलग था। वो शायद जो ले सपोर्टर्स थे शायद वो उनसे ठीक से बिहेव नहीं करते थे या कभी कभी ऐसे बिहेव करते थे कि जो लगता था कि अनडिग्निफाइड है या उस मौके के हिसाब से शायद वो बिहेवियर सही नहीं है। तो एक बार जब अजान चाह मॉनेस्ट्री में नहीं थे तो संघा बाकी जो मॉन्क्स थे उन्होंने अपनी संघा की मीटिंग बुलाई और उस संघा की मीटिंग में उस पर्टिकुलर सीनियर मॉन्क को भी बुलाया और वोट करके उस मॉन्क को बोला कि आपका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। तो जो वो पर्टिकुलर सीनियर मॉन्क था उसने अपनी बात रखी कि उसके मन में ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई बैड इंटेंशन नहीं थी और वो एवरी नाउ एंड देन ही फॉरगेट्स हिमसेल्फ। वो एक बार जो चीज़ है उनमें जो भी उनका बिहेवियर है वो नेचुरली निकल के आता है। उसने ऐसी कोई उन्होंने गलती नहीं करी है उन सीनियर मॉन्क ने बोला। बट सीनियर मॉन्क ने, क्योंकि भगवान बुद्ध की टीचिंग में भी यही बताया जाता है कि जो संघ का डिसीजन है वो प्राय सबको माना जाता है, विनय में भी यही बात आती है। तो उस सीनियर मॉन्क ने भी वो संघ का डिसीजन एक्सेप्ट करा। बाद में जब अजान चाह वापस आए और संघ ने उनको ये पूरी कहानी बताई अपने कुटी में, तो जो अजान चाह को जब इस बात में कुछ बोलना था तो उन्होंने एक चीज़ पे जो पर्टिकुलर ध्यान दिया कि उन्होंने ये बात सही है या ये बात गलत है उस पे उन्होंने कुछ पर्टिकुलर टिप्पणी नहीं दी। बट उन्होंने
काफ़ी शांति से संघ की बात सुनी, संघ का जो डिसीजन था वो सुना, और उसके बाद उन्होंने एक धम्म की देशना दी। जो देशना दी वो उन्होंने एक तरीके से ये बताया कि जो भी अरहंत बनते हैं, जो भी मॉन्क्स होते हैं, वो अपनी साधना के बाद एनलाइटेंड हो पाते हैं, बट उनमें भी उनका जो एक बेसिक पर्सनैलिटी होती है, जो एक ट्रेट होता है, वो जनरली रह जाता है। और वो जो पर्सनैलिटी ट्रेट जो उनका रहता है वो उनके जो पास्ट के कर्म हैं उनके हिसाब से रहता है। एंड आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो मॉन्क्स का जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट होता है वो उनकी एनलाइटनमेंट जो उनको हुई है उससे उसको एनलाइटमेंट को बाधित नहीं करता है। अब इसमें एक्चुअली अगर हम अजान मुन का एग्जांपल लें, जो अजान चा के वन ऑफ द टीचर्स थे, तो वो अपने आप में एक काफ़ी डिसिप्लिन वाले मॉन्क थे, बहुत कम बोलते थे। और भी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि अजान चा सीनियर, कई बार काफ़ी सीनियर मॉन्क से मिलने जाते हैं जो कि बहुत एजिड हैं, और वो मॉन्क्स जो होते हैं वो उनका एक पर्टिकुलर मीटिंग होता है। कई बार अजान चा ने एक मॉन्क को बोला कि आप हमें कुछ धम्म की देशना दीजिए, बट वो सीनियर मॉन्क जनरली बहुत कम बोलते थे, तो वो एकदम चुप रहे। तो इस तरह से वो बताना चाहते हैं कि वो जो सीनियर मॉन्क है जिसके प्रति संघ ने एक डिसीजन लिया, तो वो शायद वो उनकी एक पिछले जन्म की पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव करते हैं, बट उनका मन जो है वो एक तरह से साफ है। और इसमें भगवान के जीवन काल में भी जो वेनरेबल सारिपुत्र थे, शायद वो भी शायद कभी पिछले जन्मों में बंदर की योनि में शायद रहे होंगे। तो ओकेजनली शायद कहीं पे या टीचिंग में या किसी बात में निकल के आता है कि जब भी कहीं पे थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हुआ दिखता था, तो वेनरेबल सारिपुत्र के मन में भी शायद वो पानी में कूदने का प्राय मन करता था, या शायद वो कभी पानी में कूदते थे। तो ये शायद पिछले जन्म का शायद सारिपुत्र का एक कुछ बचा हुआ कर्म था जो कि निकल के आया। बट सारिपुत्र एक एनलाइटेड मॉन्क थे, और हमें पता है कि किस तरीके की उन्होंने ग्रेट टीचिंग्स दी भगवान बुद्ध के टाइम में भी। एंड इसमें जो आई थिंक एक जो चीज़ और निकल के आ रही है कि तो जो कि बेसिकली अपने स्ट्राइव कर रहे हैं, एक अपने मेहनत कर रहे हैं मॉन्क में, वो अपने मन में से एक तरह की डिफाइलमेंट्स को दूर करना चाहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो हर इंसान की अपनी अपनी एक तरह की टेंडेंसी, एक तरह का कैरेक्टर ट्रेट आप कह सकते हैं कि कुछ इंसान जो होते हैं तो उनमें थोड़ा लस्टफुल टेम्परमेंट हो सकता है, या किसी के अंदर जो होता है काफ़ी नेगेटिव होता है, या कोई इंसान जो होता है वो हमेशा गलतियां निकालना चाहता है, या कुछ जो होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं और धीरे धीरे ही चीज़ें समझ पाते हैं। एंड इसी तरह से कुछ जो होते हैं वो काफ़ी वरी करने वाले होते हैं, या कुछ जो होते हैं नेचुरली जो होता है उनका जो डिस्पोजिशन होता है ये सारा काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। वो एकदम एक बार उनका कोई चीज़ बोली जाए तो वो उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये हर तरह के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, और ये कैरेक्टर ट्रेट्स जो अजान चा जिस तरह से बता रहे हैं कि एक तरह के सुपरफिशियल हैं, ऊपर की सतह पे हैं। अंदर से अगर हम बात करें तो इवेंचुअली सारी चीज़ें जो है वो इम्परमानेंट हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री हैं और नॉन सेल्फ हैं। तो इनको पकड़ा नहीं जा सकता। और अगर इसी को वो एक और उदाहरण के थ्रू बताना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक नींबू की बात करें, या लाल मिर्च की बात करें, या चीनी की बात चीनी के गन्ने की बात करें, या बोरपट शायद एक तरह का शायद कोई हर्ब थी या काढ़ा था जो कि आप पानी में मिला के उसको ऐसे दवाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो
अब ये हर तरह जो 4 हमने एग्जांपल लिए कि जो नींबू होगा वो खट्टा होगा, जो लाल मिर्च होगी वो तीखी होगी, जो चीनी होगी वो स्वीट होगी, जो बोरपट है वो काफ़ी कौड़ा होगा। बट जो एक चीज़ जो इन सारी चीज़ों को यूनाइट करती है कि जो Yeah. चीज़ अर्थ से पैदा हुई है और वो इवेंचुअली उनका लिमिटेड लाइफ टाइम है और वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से आई थिंक वो मॉन्क्स के बिहेवियर को लेके बताना चाहते हैं कि जो एनलाइटेंड मॉन्क्स होते हैं उनके कई बार कुछ अलग अलग ट्रेट हो सकते हैं। इस तरह से जो पर्टिकुलर मॉन्क की बात हो रही है कि लुआंगपोर टोंगरट थे, ये जो अजान चा के जो टीचर थे वो उन्होंने काफ़ी हाई अटेनमेंट्स करी, शायद काफ़ी सारी शायद उनको सिद्धियां भी शायद प्राप्त हुई हों। बट जो मेन बात वो यहाँ कहना चाहते हैं कि ये वॉज नेवर ग्रेटली लव्ड फिगर, मतलब वो एक तरह से शायद वो काफ़ी रूड और एग्रेसिव बिहेव करते थे और कभी भी शायद कुछ भी बोल सकते थे, तो लोग उनको एक तरह से शायद पागल समझते थे। और अगर ऐसा नहीं है कि खाली भगवान बुद्ध की समय में या जो मॉन्क्स होते हैं वही ऐसा करते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, शायद हमारे दरसर के साथ भी काफ़ी बार टीचिंग में आते हैं कि नीम करोली बाबा, आई थिंक वो एकदम अजीब तरीके से अपने टाइम में बिहेव करते थे और किसी को नहीं पता था कि वो कब क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और क्या उसका मतलब है। तो शायद वो नीम करोली बाबा भी एक लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट उनके पास था। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं जो कि मॉन्क्स में एनलाइटन होने के बाद भी रह जाते हैं। अब ये एक पर्टिकुलर और ओकेजन यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर मॉन्क ने बिहेव करा। मैं एक्चुअली यहाँ समझ नहीं पाया कि शायद ये अजान चा के बारे में आ रहा है कि शायद लुआंगपोर टोंगरट के बारे में आ रहा है, बट हम ये छोटी सी दृष्टांत को समझ लेते हैं कि एक बार जब वो भिक्षा लेने जा रहे थे तो किसी ने उनकी भिक्षा पात्र में एक जिंदा मछली डाल दी। Vedanta. हेलो, Fine, fine. या Carry on. किसी ने उनके बाउल में एक जिंदा मछली डाल दी। अब आपको पता होगा कि विनायक के रूल के हिसाब से जो कोई मॉन्क है वो किसी की जान नहीं ले सकता। तो इस पर्टिकुलर कहानी में ये बताया गया कि वो जो मॉन्क थे वो अपना बाउल लेके गए और सामने जो शायद कुछ नदी का जो पानी से बह रहा होगा उसमें उस पानी में उसको डाल दिया और बोला कि ये मछली तुम्हारे लिए यही बेटर है, मरने से बेटर तुम्हारे लिए यही है कि तुम अपना पानी में अपना रहो। और वो पर्टिकुलर मॉन्क जो थे जब उनकी डेथ हुई, तो जब उनका आई थिंक ये शायद अजान चा के बारे में तो आता ही है कि जब अजान चा की डेथ हुई तो जब उनकी कुटी में से उनका जो सामान देखा गया तो खाली उनका एक रेज़र ही निकला, उसके अलावा ऐसा कुछ पोजीशन नहीं निकला। और जो एक पर्टिकुलर दृष्टांत और भी आता है कि फ्यूनरल के समय जब उनको जला फ्यूनरल के समय जब उनको जलाया जा रहा था तो उस समय शायद थोड़ी देर की बारिश हुई जस्ट फॉर दैट मोमेंट, और पहले तो आंधी आई, फिर थोड़ी देर के बारिश हुई और वो बारिश जस्ट फ्यूनरल से पहले रुक गई। तो ये एक तरह की इवेंट्स हैं जिनका हम मीनिंग शायद नहीं निकाल सकते। एंड एक जो चीज़ और जानचा के बारे में आती है कि वो अपने संघा को बेसिकली मना करते थे कि कोई भी, कई बार जैसे कोई छोटी बात का बड़ा मत करो, जैसे हम कहते हैं कि राही का पहाड़ मत बनाओ, तो संघ में भी अगर कोई बात छोटी है तो उसको कुछ इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो मॉन्क का जो असली रीज़न है जिससे वो मॉन्क है कि उसको अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ना है rather than कि उसको दूसरों के कैरेक्टर में दूसरे किस तरह से काम कर रहे हैं उसमें गलती निकालनी है। एंड डोंट लेट योर फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन डिसफैक्शन बी क्राइटेरिया। बेसिकली आपका मूड इस समय क्या है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सेटिस्फाइड हो
या डिससेटिस्फाइड हो, तो ये जो मूड है आपको इन मूड से ऊपर उठ के अपनी धम्म की प्रैक्टिस करनी है। तो ये उनका एक मैसेज है। और एक जो आई थिंक शायद कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस भी आता है कि शायद दो मॉन्क आपस में आर्ग्यू कर रहे थे कि सूरज जो होता है अर्थ के क्लोज किस पर्टिकुलर दिन होता है साल के। तो जब वो शायद अजान शाह से पूछने गए तो अजान शाह ने आई थिंक यही बोला कि गो एंड ईट योर लंच, कि ये छोटी छोटी बातों में बहस करने का कोई मतलब नहीं है, जाओ अपना खाना खाओ। एंड अगला सेक्शन जो हम अब सेक्शन नंबर 4 पे चलते हैं। एंड जो सेक्शन नंबर 4 है वो है ए वेल राउंडेड टीचिंग। तो किस तरीके की टीचिंग मॉन्क्स को मिली और किस तरह के टीचिंग्स के लिए मॉन्क्स को इनकरेज करके हम मॉनेस्ट्री में स्पेशली किस तरीके से अजान शाह ने पुश करा मॉन्क्स को टीचिंग के लिए, उस पे हम बात करेंगे। एक चीज़ जो आई थिंक यहाँ पे अजान जैसारो बताना चाहते हैं कि अजान शाह ने भी शायद इस बात का बहुत महत्व करा कि आप अपने सब कुछ जो है डिटरमाइंड है, या कि आपके कर्मों में ऐसा लिखा हुआ है कि आपका कर्म ऐसा है, इसकी वजह से आपको ये भोगना पड़ रहा है। इसको एक तरह से इस बात को नकारा गया है और बोला गया है कि इंसान जो है वो अपने शरीर के थ्रू, अपनी वाणी के थ्रू और अपने मन के थ्रू ही अपना जीवन और अपने कर्म लिखता है। और जो राइट व्यू है वो इस बात को ही राइट व्यू बोला गया है कि इस को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ह्यूमन बींग्स क्रिएट देयर ओन लाइफ एंड एनवायरनमेंट बाय क्वालिटी ऑफ देयर एक्शंस ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड। हम जो अपना जो जीवन है और हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो अपने बॉडी के एक्शंस के थ्रू, हमारे स्पीच के थ्रू और हमारे मन के थ्रू हम एक रचना करते हैं। और राइट व्यू में इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें इन तीनों चीज़ों को याद रखते हुए अपनी लाइफ में एक कंसिस्टेंट एफर्ट करना है। हमें एक डिटर्मिनेशन और हमें पेशेंस और एंड्योरेंस लानी है कि हम इस राइट व्यू में हमेशा इसको आगे रख के हम आगे बढ़ पाएँ। और जो इस पर्टिकुलर बात, एक मिनट, आई थिंक लेट मी जस्ट म्यूट। ओके, जो एक पर्टिकुलर बात आती है कि whenever you see you are in then quickly remedy it. If you have done something incorrectly then do it again, reflect on your experience. Basically अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसको गलती से उसको सुधार लो, एंड और जो आपने गलत किया है उसको ठीक तरीके से करो और रिफ्लेक्ट करो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कि आप क्या कर रहे हो और कैसे आगे फ्यूचर में ऐसा ना कर पाओ। और जो एक चीज़ जो पर्टिकुलरली मॉन्क्स के लिए कही जाती है कि, और वो शायद हम सब के लिए भी है अगर हम धर्म के बाद में और जीवन में किसी और भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा। जो मॉन्क्स हैं उनके लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा लागू होती है कि जो आप मॉन्क बने हो वो किसी इजी लाइफ के लिए नहीं बने हो, बट आपको उसमें हार्ड वर्क करना है। एंड जो इसका जो पर्टिकुलर उदाहरण है वो देते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपने पढ़ना नहीं सीखा और आपने जस्ट एक किताब ले ली तो आप उस किताब से कुछ समझ नहीं पाओगे। तो हार्ड वर्क जो है वो एक तरह से पढ़ना सीखने की बात को आ रही है। और जो एक और जो चीज़ निकल के आती है कि जो मेडिटेशन के बाद जो आपके जीवन में जो सुख आता है, वो मॉन्क की लाइफ में जो सुख आता है, वो उससे पहले आपको हार्डशिप से, कठिन परिश्रम से
गुजरना पड़ेगा। इसका जो पर्टिकुलर उदाहरण भी देके वो ये कहते हैं कि खाना खाने से पहले आपको खाना जो होता है वो उगाना पड़ता है, उसके बाद ही आप वो खाने को पका के खा सकते हैं। और जो एक जो पर्टिकुलर जो आई थिंक काफ़ी फेमस चीज़ निकल के आती है जो जानचा अपने मॉन्क्स को काफ़ी बोलते थे कि ईटिंग लिटिल, स्लीपिंग लिटिल, टॉकिंग लिटिल। आप कम खाएं, कम सोएं और कम बात करें। यही आपको एज ए प्रैक्टिस करनी है, और जो फूल वही होगा जो इसका एकदम अपोजिट करेगा। So I think we are almost now on time for 4:30. So we'll stop this session, and next time we'll start with this particular session, Patipada, जिसका जो मीनिंग दिया गया है कि राइट प्रैक्टिस क्या है। हमने जो राइट व्यू की अभी बात करी है, नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी इज राइट प्रैक्टिस। थैंक्स दीपक। आज के सेक्शन में भी हमारे लिए बहुत सारे टेक अवेज हैं, और ये बात तो समझ में आती है। आपने भी कही कि भिक्षु संघ को बहुत मेहनत करनी है, और हम लोग जो गृहस्थ संघ हैं हमें भी बहुत मेहनत करनी है। और उसमें एक राइट व्यू की भी बात आई थी, तो वो राइट व्यू के लिए सही तरीके से पहले तो धर्म को समझना और फिर उसको अप्लाई करना। तो उसके लिए अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है, जहां हम डॉक्टर धर से अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। हमने क्वेश्चंस